Greetings everyone. So my name is Juhi Gupta and we are on the chapter Biotechnology. लास्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे अगर कोई बाहर से डीएनए किसी नई बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है तो वो सिर्फ तभी रेप्लिकेट करेगा, तभी अपनी कॉपीज बना पाएगा जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद उसके डीएनए, उसके क्रोमोसोम का मटेरियल, उसका क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा। फाइनली जब वो क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा तो हर क्रोमोसोम के ऊपर एक रेप्लिकेशन करने के लिए साइट होती है विच इज कॉल्ड एज ORI, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से किस तरीके से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा और किस तरीके से फर्दर वो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल नई बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। देन हमने लास्ट क्लास इस पे छोड़ी थी कि पहला इंस्टेंस ऐसा पहली बार कब हुआ था। सो I'll just increase the length. Yeah, let's take a green. Yeah. So, first of all, हमने इसके ऊपर बात करनी है कि पहली बार ऐसा कब हुआ था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल सबसे पहली बार कैसे बनाया गया था। सो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंस्टेंस की जब पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था। ओके, सो इसके ऊपर सबसे पहली बात आई थी स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर की। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर की। ओके, स्पेसिफिकली वी आर Stanley Cohen and Herbert Boyer. So ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे? किसी और का जेनेटिक मटेरियल उठा के किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देने से। सो इन्होंने ये कब किया था पहली बार? दिस वाज अचीव्ड इन 1972, as you can read it here as well. So it was achieved in 1972. एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया था? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उठाई थी और कैसे, जैसे ऐसे मान के चलिए कि ये डीएनए, ये ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो जीन है और ये इसका प्लाज्मिड मटेरियल है। प्लाज्मिड इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटेरियल। इस प्लाज्मिड के अंदर वो वाली जीन प्रेजेंट है, मान लीजिए इस तरीके से, दिस इज द जीन जो प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब इस ऑर्गेनिज्म पे, मतलब अगर ये जीन रहेगी तो एंटीबायोटिक से ये ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, एंटीबायोटिक इस पर असर नहीं दिखा पाएगी इसकी जीन की वजह से। तो ये वाली चीज हमें हो सकता है और किसी ऑर्गेनिज्म में भी काम आ जाए, तो ये जीन हम आइसोलेट करके किसी और में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे पहली बार स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में करके देखा था। सो दिस इज योर जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। इस जीन को इस प्लाज्मिड में से उठाया था। इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड का एक पीस ऑफ डीएनए, थोड़ा सा पीस ऑफ डीएनए जिसके पास वो जीन था, डीएनए विद द जीन, ठीक है, ये सब हिस्सा ले लिया एंड देन इसको दूसरे में डालना है। तो प्रोसेस के वाइज जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में से इसको निकाला है उस पर्टिकुलर एरिया से इस प्लाज्मिड को काटना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर एरिया से इस न्यूक्लियर मटेरियल को काटना पड़ेगा जिस एरिया में जीन है। सब जगह से नहीं काट सकते, बहुत स्पेसिफिकली एक जगह से काटना पड़ेगा और उस कटे हुए एरिया को, उस टूटे हुए फ्रेगमेंट को दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है। तो जब ये कर रहे होते हैं, कटिंग बहुत स्पेसिफिक है, बिल्कुल ये चीज डिफाइंड है कि कहाँ से काटना है, अदरवाइज वो चीज काम नहीं आ पाएगी। सो इस वजह से जहां से कटिंग करी जाती है उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स लगती हैं। इसके लिए जो एंजाइम्स लगती हैं उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। कॉमनली उन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स बोल देते हैं। मॉलिक्यूलर तो ऑब्वियसली आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ डील कर रहे हैं, सो मॉलिक्यूलर बोल दिया। और सीजर जस्ट बिकॉज कटिंग में हेल्प करती है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज को कट करने में हेल्प करती है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर। बट साइंटिफिकली उन्हें बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम। ओके, सो क्या बोलते हैं ऐसी एंजाइम को जो कुछ पर्टिकुलर एरिया को काटने में हेल्प करेंगी, सब जगह पे नहीं, कुछ पर्टिकुलर एरिया को काटने में हेल्प करेंगी और आपके हिसाब से जिस पर्टिकुलर एरिया में आप इंटरेस्टेड है वहां से कटिंग करवाने में हेल्प करती है। और न्यूमरस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होती हैं, हर किसी के हिसाब से डिपेंडेंट होती है कि आपको क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से एक नई एंजाइम अवेलेबल है।
सो इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूलर सिजर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे मैंने नाम लेने में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कह दिया था। सो देयर आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरीके की होती हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस जो बाहर से कटिंग करती हैं और एंडोन्यूक्लियसिस जो अंदर स्पेसिफिक एरियाज को काटती हैं। सो हम उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे, अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि जिस जीन में हम इंटरेस्टेड है उस जीन को मेन ऑर्गेनिज्म में से निकाला कैसे जाता है। एक एंजाइम की मदद से, वो एंजाइम जो है वो कटिंग करती है, वो कटिंग करने के बाद उस जीन को बाहर निकाल सकती है, एंड देन उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को निकालने के बाद आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनली जो आपका डीएनए का वो जो पीस है, जैसे मान लीजिए ऐसे करके एक छोटा सा पीस निकल आया, ओके, ये जो पीस है इसमें मान लीजिए जीन आ गई है, ठीक है, दिस इज द पीस एंड दिस इज द जीन। इसको देन लिंक कर देते हैं दूसरे के प्लाज्मिड डीएनए के साथ, एंड सॉरी इसको लिंक कर देते हैं एक प्लाज्मिड डीएनए के साथ। ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा बाकी का प्लाज्मिड डीएनए है, ये वाला क्या हो गया एग्जैक्टली एक प्लाज्मिड डीएनए विद द जीन। अभी तक फ्रैगमेंट था, अब पूरा का पूरा प्लाज्मिड डीएनए आ चुका है, ठीक है। अब इसको लिंक करने के बाद दिस एक्ट एज अ वेक्टर, ये जो पूरा बन गया ना ये वेक्टर की तरह काम करेगा। वेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये जो फुल आ गया मतलब आपने मेन में से निकाली, फ्रैगमेंट तोड़ दिया आपने डीएनए का जिसके अंदर जीन आ गई थी, उस फ्रैगमेंट को पूरे प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिया ताकि दिस वर्क एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज अ व्हीकल, दूसरे के अंदर एंट्री करनी है, किसी और में से कुछ निकाला है और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है, तो ये एंट्री करने के लिए एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट वेक्टर इज अ व्हीकल। ये जो वेक्टर है ये आपके डीएनए की इस पीस को नए ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच करवा देगा, नए ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देगा। ये जो आपका अटैचमेंट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज, एक एंजाइम बता दी जो कटिंग करवाती है, ठीक है, जहां से आप चाहे वहां से कटिंग करवा सकती है, तो वो वाली एंजाइम का नाम बता दिया, कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब एक और एंजाइम का नाम बताना है जो अटैच करवाती है। अभी आपका जो डीएनए का फ्रैगमेंट था वो छोटा सा था, अब मैंने उसे पूरे एक सर्कुलर प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा दिया, तो जैसे मान लीजिए यहाँ अटैच करवाया और यहाँ इससे अटैच करवाया, तो ये जो अटैचमेंट है ये भी एक एंजाइम करवा सकती है, अपने आप से नहीं होगा। जो एंजाइम ये काम करवाती है दैट इज कॉल्ड एज लाइगेस, ठीक है, जो एंजाइम ये काम करवाती है दैट्स कॉल्ड एज लाइगेस, जैसे आप यहाँ पे सेम लिखा हुआ भी देख सकते हो, एंजाइम डीएनए लाइगेस व्हिच एक्ट्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइन देयर एंड्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स के एंड्स पे काम करेगी, मतलब एक्ट करेगी उसके ऊपर, एंड देन फाइनली एंड्स से जोड़ देगी जिससे भी आप जोड़ना चाहें। एंड देन लाइगेसेस भी अलग अलग तरीके की होती है डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने में। सो वो तो फिर फर्दर हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में चले जाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ तक के लिए मैंने आपको दो एंजाइम्स बता दी। उसके अलावा एक फैक्ट ये बताया कि पहली बार ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था और मतलब किसके ऊपर काम किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के ऊपर काम किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने। और दो एंजाइम्स का मेजर काम हुआ जिसके अंदर पहले कटिंग हुई और कटिंग के बाद जोड़ना हुआ, तो जो जोड़ना हुआ वो लाइगेस करवाती है और कटिंग करवाती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये फाइनली नए ऑर्गेनिज्म में डाल दिया था उन्होंने, शुरुआत करी थी एक ऑर्गेनिज्म से एंड फिर नए ऑर्गेनिज्म में डाल दिया था। इस नए ऑर्गेनिज्म का नाम था इकोलाई, ओके। इकोलाई क्या होता है, जनरली हाई प्लोरिफरेटिंग बैक्टीरिया होता है, मतलब जल्दी तेजी से ग्रो करता है, तेजी से मल्टीप्लाई तो करता ही है इकोलाई। इकोलाई की प्लोरिफरेटिंग रेट तो बहुत तेज होती है, 1 के 2, 2 के 4 जल्दी जल्दी होता है, ये तो एक फायदा है ही। बट एट द सेम टाइम इकोलाई जो है, हमने शुरुआत किस ऑर्गेनिज्म से करी थी वो हमने मेंशन नहीं किया, हमने शुरुआत करी थी साल्मोनेला से, ठीक है, पहला जो ऑर्गेनिज्म लिया था वो तो साल्मोनेला। इकोलाई साल्मोनेला से काफी मैचिंग होता है, लाइक काफी मशीनरी सिमिलर होती है। फाइनली जब इकोलाई के अंदर आप ये पूरा वेक्टर डाल देते हैं जिसमें आपकी एक तो जीन है और बाकी आपका प्लाज्मिड आप भेजते हैं, ये आपने इकोलाई के अंदर डाल दिया, इकोलाई के अपनी मशीनरी के अंदर ये चला गया जहां पे इकोलाई का खुद का डीएनए है, खुद का क्रोमोसोम भी है। अब ये उस मशीनरी का पार्ट बन जाता है। इकोलाई के अंदर रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट है कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम की मदद से वो अपने वाले जो प्लाज्मिड डीएनए डाला जिसके अंदर जीन है उस वाले डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो इकोलाई का भी पार्ट बन जाएगी। और जिस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिला था साल्मोनेला में था, वो सेम इकोलाई के अंदर भी आ जाएगा।
मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, बहुत सारी चीजें बन जाएगी, मतलब एक ही चीज की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी इकोलाई के अंदर, जिसके अंदर ये जीन प्रेजेंट होगी आपकी, जो जीन आप डालना चाह रहे थे, तो सब में वो जीन भी आ जाएगी। ये पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके अंदर यू इंट्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम अ मेन ऑर्गेनिज्म एंड टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, leading to the production of multiple copies of a gene or a process or a product, this is called as cloning। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे जो क्लोनिंग कर रहे हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन इकोलाई। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, ये बेसिक एक प्रोसीजर है। आप अभी इस टाइम पे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड विद इन दिस विंडो, कि कैसे कैसे शुरू होता है ये हमने ऑलरेडी बता दिया। मेजॉरिटी इसी के अंदर डील कर रहे हैं हम, कि एक जगह से कुछ उठाएंगे, उसकी कटिंग करेंगे एंजाइम से, कौन सी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बाद उसे जोड़ेंगे एक प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड के अंदर क्यों जोड़ते हैं, ताकि एक वेक्टर, एक व्हीकल की तरह काम करे जो दूसरे में एंट्री करेगा। रैंडम एंट्री नहीं करवा सकते, रैंडम वाले को तो खत्म कर देगी बॉडी फौरन मान के, मतलब कि एक्सोटिक चीज है, बॉडी को नुकसान करेगी, तो एकदम खत्म कर सकती है एक्सोटिक मान के। आप प्लाज्मिड में एक प्रॉपर वेक्टर बना के उस अंदर भेजते हैं, ये प्लाज्मिड उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर एंट्री करेगा, वहां पे जाके उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट करेगा एंड देन अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा उसी की ही एंजाइम को यूज करके, दैट वाज डीएनए पॉलीमरेज। सो दिस विल लीड टू द क्लोनिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्ट ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के ऊपर काम किया, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। सो घूम फिर के हमने इसमें टोटल ये चीज नोटिस करी कि टोटल 3 स्टेप्स थे। क्या क्या, पूरा मतलब बेसिक 3 स्टेप्स के अंदर प्रोसीजर फिनिश हो गया। सबसे पहले वो डीएनए ढूंढो जिसके अंदर आपके मतलब की जीन है। ठीक है, सो डीएनए विद योर जीन, दिस इज अ सिंबल ऑफ विद ऐसे भी लिख सकते हैं। सो डीएनए ढूंढो जिसके अंदर वो जीन है, इस डीएनए को होस्ट में डालो। कैसे डालोगे, प्लाज्मिड के साथ इंटीग्रेट करके। स्टेप नंबर 2, डीएनए इनटू होस्ट। देन इसको मेंटेन करो, ये जो आपने डीएनए डाला जिसमें जीन है, इस डीएनए को मेंटेन करो, और इसको इसी के साथ यहीं पे नेक्स्ट स्टेप यहीं पे ट्रांसफर टू प्रोजेनी। जो अब इकोलाई के नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी, इकोलाई जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर हमें ये जीन चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, इट्स अ बेसिक प्रोसीजर, सब जगह मेजरली यही प्रोसीजर फॉलो होगा। बस अब आपको थोड़ा थोड़ा और डिटेल बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काम करती है, कैसे दो एंड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे लाइगेज की मदद से, इन सब चीजों की थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताऊंगी। सो वी आर डन विद दिस एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन, जिसके अंदर हम इसी चीज की डिटेल के बारे में बात करेंगे। We are using number of enzymes, number of processes in genetic engineering। ये जो हम एक जगह से कुछ उठा के दूसरे में डाल दे रहे हैं, that is genetic engineering, right? हमने पहले पढ़ा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेजरली हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग एंजाइम्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट प्रोसेस को यूज करते हैं। तो क्या क्या मेजर टूल्स हैं, सबके बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ मेजोरिटी के बारे में यहीं पे पढ़ेंगे। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है, वी आर वेरी अवेयर ऑफ इट, कि वो क्या करवाती है, कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 1963 में जो एंजाइम, एक एंजाइम थी, ओके आई जस्ट मेक अ रफ डायग्राम अगेन। आप सबको पता है कि इकोलाई इज अ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को भी वायरस नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इकोलाई को नुकसान करने वाला या फिर मेजर बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाला एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, या बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, इट डिपेंड्स, इट्स अ प्रॉपर नाउन, आपको जो बोलना है बोलो। सो बैक्टीरियोफेज यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। इकोलाई को इन्फेक्ट करने वाला एक बैक्टीरिया है। उसके बाद 2 एंजाइम्स ऐसी ढूंढी गई, 1963 की बात है, 1963 की बात है। 2 एंजाइम्स ऐसी ढूंढी गई जिसकी वजह से ये वायरस इकोलाई के ऊपर इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था, इकोलाई को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। जनरली वायरस इस इकोलाई को खराब कर देता था, बट 2 एंजाइम्स ऐसी पता करी गई रिसर्च के थ्रू जो इसकी मतलब वायरस को ग्रो नहीं करने दे रहा था। वो एग्जैक्टली कर क्या रही थी, वो दोनों एंजाइम्स के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद फिर फाइनली एक 2 चीजें पता लगी। पहली वाली एंजाइम क्या कर रही थी, वो इकोलाई के डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रही थी, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल पता ही है, CH3 या।
और दूसरी वाली जो थी वो डीएनए को कट कर दे रही थी। सॉरी, इकोलाई मैंने गलत बोल दिया कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे रही थी और एक बार में वो वायरस के डीएनए को काट दे रही थी। तो फिर बाद में जब आइडेंटिफाई किया गया, वो मिथाइल वाली तो दूसरी एंजाइम निकली, लेकिन ये जो डीएनए को कट कर रही है, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। somehow this was the first time this was identified as a restriction endonuclease। अंदर जाके उसके जेनेटिक मटेरियल को अंदर से खराब करते थे, बाहर से कटिंग नहीं करते। एक्सो इज फ्रॉम द एंड्स, एंडो इज फ्रॉम इन द इनसाइड द जेनेटिक मटेरियल। जैसे हाँ, मतलब ऐसे मान के चलिए कि जैसे ये पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ कहीं अगर कटिंग कर रहे हैं तो दिस इज एंडोन्यूक्लियस अंदर की तरफ, और अगर एंड्स पे काट रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज एक्सो। ठीक है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आज तक डिस्कवर करी गई है वो है HindII। ओके, HindII। इसकी ये कैसे काम करेगी और कब काम करेगी ये डिपेंड करता है, इसे अपने मतलब का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये फाइनली मतलब करीब इसका आइडेंटिफिकेशन करीब 5 years लेटर हुआ कि ये किस पे काम करती है, किस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और अगर वो मिल जाता है तो ये वाली जैसे ही आप एंजाइम डालोगे तो वो उस पर्टिकुलर एरिया से उतना हिस्सा काट के ले लेती है। जैसे अब वो सेम चीज मैं जो बोल रही हूँ वही सेम बात है, अभी मैं उसके बारे में और भी बताऊंगी। ऐसा देखा गया क्या, दिस इज अ फैक्ट अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस और एक्सोन्यूक्लियसेस, दैट दे वर्क ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर जगह पे ही काम करती है बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड तो सबको पता है, आई विल जस्ट रब अ लिटिल एंड देन हम फिर दोबारा से बताती हूँ उसके बारे में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड तो मेजरली सबको पता ही होंगे। आई थिंक देयर इज एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, डीएनए के अंदर ही होते हैं, और आरएनए होगा तो साइटोसिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। सो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारे न्यूक्लियोटाइड अलग अलग अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, AATT, GGG, CC, ATGC। ये जो जितने भी सारा पूरा सीक्वेंस बनता है उसके बेसिस पे आपका जेनेटिक मटेरियल बनता है। तो जब आपके बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर HindII डाली जाती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो ये जो पहली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिली थी HindII, ये काम कहाँ करती है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ढूंढने के बाद अगर वो सीक्वेंस इसे मिल जाता है देन ये वहां पे कटिंग करती है। दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस है, बेसिक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है, इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे क्योंकि इसे रिकॉग्नाइज करती है HindII एंड देन फिर कटिंग करती है, उससे पहले नहीं। आज तक करीब 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ढूंढी जा चुकी हैं, किसमें से, करीब 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में से, और हर कोई अपना अपना सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करती है। हर किसी का अपना डिफरेंट सीक्वेंस है जिसे रिकॉग्नाइज करेगी एक पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल में, देन कटिंग करेगी एंड देन फाइनली विल लीड टू द प्रोडक्शन और विल लीड टू व्हाटएवर यू आर डिजायरिंग फॉर। सो जैसे अब मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आई हैव मेंशन्ड HindII का स्पेसिफिक सीक्वेंस इज दिस GTCGAC। नीचे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री किसका कौन होता है, A का होता है T और G का होता है C। ठीक है, C का होता है G, T का होता है A। सो दिस इज हाउ, यही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, A का T, G का C। मैंने 2 डैश और एक बार 3 डैश क्यों बनाए, क्योंकि G और C डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और A और T ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। सो HindII के केस में जो सीक्वेंस वो रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर HindII इज द वन दैट आई हैव हाइलाइटेड राइट नाउ। यहाँ पे जो आपका व्हाइट कलर का सीक्वेंस है, जो व्हाइट डायग्राम दिखा रखा है मैंने, दैट इज GTCGAC इज द सीक्वेंस which is which is the one is is recognized by HindII। अब एक और चीज, हमने बताया 900 तरीके की रिस्ट्रिक्शन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आज तक ढूंढी जा चुकी हैं 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर से। तो फिर अब इतनी सारी एंजाइम्स मिल गई है तो इनको नाम भी देना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि कोई भी नाम ना दे, मतलब आपको इसको डिफाइन तो करना ही पड़ेगा कि किसको क्या बोलना है। ठीक है, तो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तो एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर फॉलो कर लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, जैसे मीथेन को मीथेन क्यों कहते हैं, या फिर बेंजीन का भी पूरा साइंटिफिक नेम होता है। तो इस तरीके से बोल रही हूँ कि इस बेसिस पे आप इनको भी डिफाइन कर सकते हो, इनके भी कोई पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। ठीक है,
सो कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज डिफाइंड, आपको प्रॉपर इसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्या क्या कन्वेंशन है, कैसे कैसे फॉलो करना होता है। जैसे फर्स्ट लेटर होता है जिस जीनस से इसे आइसोलेट किया होता है, अगर सबको टेक्सोनोमी पता हो तो जैसे मैं एक पर्टिकुलर नाम लिख के बताती हूँ एंड देन आपको उससे अंदाज हो जाएगा। लेट्स जस्ट गो अ लिटिल अप, लेट्स रब इट अ लिटिल। या हम बात कर रहे हैं नेमिंग की, ठीक है, तो इसको प्रॉपरली बीच में लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सो ये आपका बात हो गई। इसमें बात करें जो फर्स्ट लेटर आता है वो अच्छा नहीं, पहले आपको मेन बता दूं कि जीनस क्या होता है और स्पीशीज क्या होती है। Azadirachta indica, आई डोंट नो बट आई माइट एक्सपेक्ट कि आप में से किसी को पता होगा कि ये एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, ये क्या है। ठीक है, मैंने इटैलिक नहीं लिखा है तो आई नीड टू हाईलाइट इट। सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम। जो नीम का पौधा होता है ये उसका नाम है, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिस्ट अगर मतलब साइंटिस्ट साइंटिफिक तरीके से नीम का लिखते हैं, जैसे नीम की भी बहुत वैरायटी होती है, तो ये दिस इज द वैरायटी विच इज फाउंड इन इंडिया, इसीलिए इसका नाम इंडिका है। सो जो पहला पार्ट होता है एक साइंटिफिक नेम का, दैट इज कॉल्ड एज द जीनस, एंड जो दूसरा पार्ट होता है इज कॉल्ड एज द स्पीशीज। ठीक है, अब आपको पता लग गया ये साइंटिफिक नेम होता है। अब बात करते हैं कि हम उसकी बात करते हैं कि कैसे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे अब आपके सामने हिंद 2 है, जो फर्स्ट लेटर है वो होता है उस जीनस का जिसमें से ये एंजाइम निकाली गई है। जो सेकेंड 2 लेटर्स होते हैं वो होते हैं उस स्पीशीज के जिसमें से ये एंजाइम निकाली गई है। ओके, जैसे एक और एंजाइम का एग्जांपल ये बता के दे रहा है, जैसे हमने तो अभी हिंद 2 के लेकर कह रहे हैं ना, हमें दूसरे का एग्जांपल बता के दे रहा है, जैसे इको R1 है। ठीक है, सो ई इज फ्रॉम एस्चेरेस्टिया, एस्चेरेस्टिया इज द जीनस। ओके, सो लेटर ई इज फ्रॉम एस्चेरेस्टिया, को इज फ्रॉम कोलाई, दैट इज द जीनस, सॉरी या दैट इज द स्पीशीज। ठीक है, सो एस्चेरेस्टिया, इट इज नॉट राइटिंग वेल, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे पढ़िए एक बार। एस्चेरेस्टिया इज द जीनस एंड कोलाई इज द स्पीशीज। सो एक तो जीनस के नाम से पहला लेटर, अगले 2 लेटर छोटे लिखे जाते हैं जो होते हैं स्पीशीज के। देन आर जो नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है आर, सो आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, जिस स्ट्रेन से है। स्पीशीज के बाद भी स्ट्रेन भी डिफाइन होता है। अब जैसे अजाडिरेक्टा इंडिका इज जीनस एंड स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज बता दिया, लेकिन स्पीशीज के बाद स्ट्रेन भी होते हैं। उस अजाडिरेक्टा इंडिका के भी अलग कई सारे पौधे थोड़े थोड़े डिफरेंस के मिल जाएंगे। सो वो हो जाएगा स्ट्रेन। सो नेक्स्ट लेटर होता है स्ट्रेन को डिफाइन करता हुआ। ठीक है, ये होता है स्पीशीज के लिए, वो होता है स्ट्रेन के लिए। एंड देन लास्ट में जो आपका लेटर लिखा होता है ये एक रोमन न्यूमरल है। रोमन नंबर तो लिखने आते हैं ना सबको, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक एटलीस्ट 10 20 तक तो सबको पता ही होंगे। सो ये रोमन न्यूमरल्स है, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3। हालांकि एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली रोमन न्यूमरल्स लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं 1 2 3, उनके ऊपर नीचे लाइंस नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले हाथ से बनाया गया था, तो ऊपर नीचे लाइंस बनाने के लिए उंगलियां नहीं थी। सो बट हाँ, जनरली यू कैन सी कि ठीक है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपके रोमन न्यूमरल्स होते हैं। ठीक है, इन जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला जो रोमन न्यूमरल है, वो ये डिफाइन करता है कि कितनी मतलब इन विच द लाइक बैक्टीरिया से कितनी ऑर्डर में, कितने बार में ये मिल गई थी आपको फाइनली, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। Following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from the strain of the bacteria. मतलब कैसे वो फाइनली आपको कहां से मिल गई थी, जिस बैक्टीरिया में से निकाली है उससे कितनी बार में मिल गई थी आपको। तो इको R1 इस बैक्टीरिया से निकाली हुई ये फर्स्ट एंजाइम है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसलिए इको R1 फर्स्ट टाइम में आइसोलेट कर ली गई थी। ठीक है, सो इस तरीके से
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग करते हैं। अब आपको ये पता लग गया ना, देखिए अब हम हिंद 2 के लिए भी ये सेम चीज कर सकते हैं। H तो जीनस था, IN स्पीशीज थी, D आपका क्या हो गया, अगर आपको समझ में आया होगा तो यस, D आपका स्ट्रेन आइडेंटिफाई करवा देगा, एंड 2 इज द order in which it was isolated from the genus. Cool. This was how it is done. 2 is मतलब second time में, first is the first time में। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जैसे अगर किसी को पता हो, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, बट हाँ, देयर आर 7 क्लासेस ऑफ एंजाइम। टोटल जितनी भी एंजाइम्स हैं वर्ल्ड में, या टोटल जितनी भी एंजाइम्स विच आर अवेयर टू ह्यूमंस, वो 7 कैटेगरीज में डिवाइड करी हुई हैं। उनमें से एक कैटेगरी है न्यूक्लियसिस। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपकी सारी की सारी न्यूक्लियसिस कैटेगरी को बिलोंग करती है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज न्यूक्लियसिस। ओके, न्यूक्लियसिस अगेन हमने बताया था, ये चीज हम पहले मेंशन कर चुके हैं। एक्सोन्यूक्लियस होती है और एंडोन्यूक्लियसिस होती है। एक्सो जो होती है वो डीएनए के एंड्स पे काम करती हैं, एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो विद इन द डीएनए काम करती है। ये हमने पहले से बना के दिखाया था। जैसे ये आपका मान लीजिए पूरा डीएनए है, ए बी सी डी ई, ये मैंने 3 पॉइंट, ये इतने सारे पॉइंट्स इंडिकेट कर दिए डीएनए के अंदर। अगर ए पे कटिंग करी तो एक्सोन्यूक्लियस, सी पे कटिंग करी तो एंडो, डी पे एंडो, ई पे एंडो, लेकिन बी पे करी तो एक्सो। कूल। इस तरीके से आपके एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस डिफाइन होते हैं। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन, सारी जो एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं, ये जो अंदर वाले एरिया पे काम करने वाली एंजाइम्स होती हैं, ये कैसे काम करती है, पहले पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करके आएंगी, पूरा चेक करके आएंगी कौन सी जगह पे कौन सी चीज प्रेजेंट है। जब उसको अपने मतलब वाला रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा, जैसे इसको समझने के लिए फिर दोबारा से ऊपर चलते हैं, एंड लेट्स जस्ट रब दिस अ लिटिल, बिकॉज हम ये वाला पोर्शन तो फिनिश कर चुके हैं, राइट। सो या लेट्स रिमेंबर दिस अगेन। ये आपका पूरा सीक्वेंस है, ये आपका पूरा डीएनए है। इसे ए हिस्सा मान लीजिए एंड को, और बी को भी दूसरा एंड मान लीजिए, एंड बीच वाले हिस्से हो गए सी डी एंड ई। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं किसके साथ, हिंद 2 के साथ। आपने हिंद 2 का इस्तेमाल करना है, आप हिंद 2 एंजाइम लेके आए काम करने के लिए। हिंद 2 ये वाला सीक्वेंस ढूंढती है काम करने के लिए, उसको ये वाला सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। तो वो हिंद 2 पहले पूरे डीएनए का एक बार एनालाइज करके आएगी, पूरे डीएनए को। जहां पे उसको अपने ये मतलब वाला सीक्वेंस मिल गया, वहीं पे कटिंग कर देगी, ठीक है, एंड आपको फ्रेगमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करती है। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके काट के आ जाएगी, पूरी इंस्पेक्ट करी लेंथ, एंड देन अपने मतलब का जहां पे उसे सीक्वेंस मिल गया वहीं पे कटिंग करेगी, बाइंड करेगी डीएनए को, और वहां से 2 स्ट्रैंड्स बना देगी। एंड यहाँ पे भी आप सेम चीज पढ़ सकते हो एज इट इज रिटन हियर। It will bind to the DNA, जहां पे उसे वो सीक्वेंस मिल जाएगा, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbone. जो आपका डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड तो होता नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। आपने ये चीज नोटिस भी करी है, एंड आई थिंक आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, रेड या ब्लैक कलर कोई सा भी देख लो, इट्स अ डबल स्ट्रक्चर, नॉट अ सिंगल स्ट्रैंड, इट्स अ डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड है। तो जहां पे भी कटिंग करेगी वहां पे जो डीएनए होता है उसमें शुगर और फॉस्फेट लगे हुए होते हैं, शुगर और फॉस्फेट होते हैं डीएनए की बैकबोन में। वो स्ट्रक्चर और डीएनए पे आप, आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड इट अर्लियर कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो शुगर फॉस्फेट बोन होती है, उन पर्टिकुलर एरियाज को रिकॉग्नाइज करने के बाद जहां पे वो काम करना चाहती है एंजाइम, वहां से उसे कट करेगी, एंड ये स्ट्रक्चर जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, या फिर जितने भी जगह पे काटेगी उतने में डिवाइड हो जाएगा। अब एक और बात, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, ये तो हमने बता दिया, पर एट द सेम टाइम जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है दैट इज अ पैलिंड्रोम। व्हाट इज अ पैलिंड्रोम, दैट इज द क्वेश्चन, एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट। बस अभी उतना बता के, एंड देन कैसे एग्जैक्टली काम करती है, ये डायग्राम एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, एंड ये डायग्राम में स्पेसिफिकली हो क्या रहा है, इसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में हाईलाइट करूंगी कि कैसे 2 अलग डीएनए एक दूसरे को काटने के बाद फाइनली जुड़ के नया डीएनए बनाते हैं। तो 2 डीएनए का कॉम्बिनेशन जो बनता है दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं उसको, क्योंकि अब वो पूरा पहले जैसा नहीं रहा और पूरा नया वाला नहीं बना, तो बीच का जो मॉडरेट एक चीज बनेगी, दैट्स कॉल्ड। अब हम बस इतना सीख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करते हैं। व्हाट इज अ पैलिंड्रोम?
रीड इट हियर, दैट अ पैलिंड्रोम इज द वन विच, अगर एक पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे आपके सामने ये वर्ड है मलयालम, अब आप इसे फ्रंट से पढ़े चाहे बैक से, दोनों का मतलब सेम ही पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ से आप इसे मलयालम ही पढ़ेंगे। आगे से पढ़ रहे हैं तो मलयालम बन रहा है, और पीछे से पढ़ रहे हैं तो भी मलयालम बन रहा है। तो जब ये सेम चीज हम बोलते हैं कि ये तो पैलिंड्रोमिक वर्ड हो गया, तो पैलिंड्रोमिक वर्ड की जगह हम बोल रहे हैं कि पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस क्या होता है। सो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, वही न्यूक्लियोटाइड जो आपके बेसेस हैं उन सबके एटीजीसी की बात कर रहा है। सो इट्स अ पेयर ऑफ बेस पेयर्स that reads the same on the two strands when the orientation of the reading is kept the same. डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर में बताया गया होगा कि एक स्ट्रैंड कैसा होता है, 5:3 रन कर रहा होता है, एक 3:5। तो ये क्या कह रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखनी है। ओरिएंटेशन मतलब 5:3 पढ़ना है, तो अब दूसरे वाले को भी आप 5:3 ही पढ़ोगे। उसके बेसिस पे जब दोनों तरफ से सेम आएगा तो उसको बोलेंगे एक पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस है। जैसे अभी आप इसको पढ़ के देखो, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इसे 5:3 पढ़ रहे हो तो क्या बैठ रहा है, GAATTC। अब नीचे वाले को भी अगर 5:3 पढ़ना है, 3:5 नहीं, उसने बोला ओरिएंटेशन सेम रखनी है। 5:3 पढ़ रहे थे पहले, तो अभी भी 5:3 ही पढ़ेंगे। तो नीचे वाले को भी अगर 5:3 पढ़ोगे, मतलब आप इस तरीके से डायरेक्शन में पढ़ोगे, तो क्या बनेगा, GAATTC, मतलब ऊपर वाले के जैसा एकदम एग्जैक्टली। तो ये जो पूरा आपका सीक्वेंस है, दिस इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपकी सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करती हैं, जो इधर से मतलब जो 5:3 या फिर 3:5 जिस भी डायरेक्शन में पढ़े जाएंगे तो वो सिमिलर पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन सेम रखनी है। लेकिन अब जैसे आप दोनों को कंपेयर करोगे, अगर नीचे वाले को 3:5 के हिसाब से पढ़ोगे, 3 डैश एंड से शुरू करोगे तो C से शुरू होगा, लेकिन तब तो सेम नहीं पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन हमेशा सेम रखनी है। आपने 5 से शुरू करा है तो 5 डैश से शुरू करेंगे नीचे वाले को भी। तो जो ऐसे सीक्वेंस ऐसे डायरेक्शन में पढ़ने से सिमिलर आए, those are called as palindromic sequence. And then further हम ऊपर वाला डायग्राम, this one, ये जो डायग्राम है हम इसको हाईलाइट करके लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे, इस पे फाइनली शुरू करेंगे। एंड आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि और थोड़ा डिटेल में कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटती है, कैसे दोनों एंड फाइनली जुड़ते हैं। I hope this is an interesting topic for you, and I really hope if you have any doubts, then you are going to comment below, and we are going to see each other in the next class. Thank you.